अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमने चैप्टर 25 मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आपको पता है कि हमने देखा कि इस पूरे चैप्टर में 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। द फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया था। इस फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 6 हेडिंग्स थी: डायरेक्टर्स, नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, वेकेशन ऑफ ऑफिस। डायरेक्टर्स में फर्दर हमने देखा कि 7 पॉइंट्स थे, जो आप कह लें कि जी कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में हमने देखा कि कितने कम से कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं, क्या तादाद बताई डायरेक्टर्स ने कि कम से कम इतनी कंपनीज के लिए, जो ये कंपनी है, इस टाइप की कंपनी है जिसका स्टेटस ये है, तो कम से कम उसके इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए। जिसमें हमने देखा कि पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए तादाद बताई। ओके, फिर हमने देखा कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं। फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स वही होते हैं ऑब्वियसली जो कि फर्स्ट एजीएम से पहले पहले होते हैं, क्योंकि फर्स्ट एजीएम आपको पता है कि विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको करनी होती है, और उससे पहले वो जो 16 महीने हैं तब तक भी तो कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स चाहिए, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर्स रखे जाएंगे। और आपको पता है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स किसने अपॉइंट करने हैं, तो उसके जो नेम्स हैं और सिलेक्शन है वो कौन करेगा, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ओके, फिर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का हमने कंप्लीट प्रोसीजर देखा, और फोर्थ हेडिंग हमने कहा जी एक्सक्लूड हो गई है आपके सिलेबस से। फिफ्थ वन वाज एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, क्या क्राइटेरिया है कि एक डायरेक्टर, एक पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, कुछ इनएलिजिबिलिटीज हैं, कुछ डिसक्वालिफिकेशंस हैं, वो हमने देखी। वेकेशन ऑफ ऑफिस में देखा कि एक डायरेक्टर या तो खुद ही रिजाइन कर देता है, या उसकी डेथ वहां क्या हो जाती है, या किसी भी तरह से उसको किसी वजह से रिमूव किया जाता है, या फिर लॉ की वजह से उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से, कोई क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रवेंशन की है किसी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो इन केसेस में वैकेंसी अराइज हो जाएगी। और वो भी देखना पड़ेगा कि वैकेंसी अराइज होती है कि नहीं होती, क्योंकि इन केसेस में यूजुअली वैकेंसी अराइज होगी, लेकिन लॉ कहता है कि जब जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई डायरेक्टर्स की, अगर डायरेक्टर उससे ज्यादा है तो मेरी नजर में वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई। तो वैकेंसी आपने तब क्रिएट करनी है, फिल करनी है, जब लॉ की नजर में बाकायदा ये वैकेंसी क्रिएट हुई हो। अदरवाइज मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टर रखना चाहते हैं तो ये आपके ऑप्शन है, आप रख लीजिए। मेरी तरफ से मैंडेटरी नहीं है कि वैकेंसी फिल कीजिए। और वैकेंसी फिल करने का टाइम जो था वो आपको पता है कि बाकी कंपनीज के लिए नहीं बताया, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए लॉ ने बताया कि विद इन 90 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट एट विच द वैकेंसी इज अकर्ड बेसिकली, तो आपने उस डेट से 90 डेज के अंदर अंदर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर देना है। इन केस अगर आपकी जो डायरेक्टर्स हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से भी क्वांटिटी उनकी फॉल कर जाती है। रिमूवल में हमने देखा, ये थोड़ा एक लंबा टॉपिक था, कह लें कि छोटा, थोड़ा टेक्निकल था, जिसको आपने प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है। रिमूवल जब आपने रिमूव करना है किसी डायरेक्टर को, तो आपने देखना है कि वो कौन सा डायरेक्टर है, अपॉइंटेड है या इलेक्टेड है। अगर तो वो इलेक्टेड डायरेक्टर है तो आपने उसके ये जो प्रोसीजर इलेक्शन करवाया था जब डायरेक्टर्स का, और जिस तरह से वोट्स कैलकुलेट किए थे, अभी भी वोट्स वैसे ही कैलकुलेट करने हैं। और इस बार फर्क ये होगा कि रेजोल्यूशन पहले डायरेक्टर अपॉइंट करने की हुई थी, इस बार रेजोल्यूशन जो होगी वो डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए होगी। और ऑब्वियसली जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट्स आएंगे वो इस पर्सन या इस डायरेक्टर की फेवर में होंगे। तो हमने कहा था कि एक इलेक्टेड डायरेक्टर जो होगा, हम यहां से देखते हैं,
इलेक्टेड डायरेक्टर को आपने अगर रिमूव करना है तो आप देखेंगे कि वो जो लास्ट डायरेक्टर सेलेक्ट हुआ, लास्ट वन, जैसे कंपनी ने 8 डायरेक्टर रखने थे तो एच जो था वो लास्ट डायरेक्टर था, उसने 1000 वोट्स लिए थे। तो हमने कहा था कि अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट 1000 या 1000 से ज्यादा वोट्स आ गए तो इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। और इसका मतलब कि इस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए जरूरी होगा कि इसकी जो फेवर में वोट्स आए वो 1000 से कम हो। इसी तरह अपॉइंटेड डायरेक्टर के केस में क्या था कि वो एक फॉर्मूला था, बताया लॉ ने आपको, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। तो ये एक आपके पास एक बेंचमार्क आ जाएगा। इतने वोट्स अगेन अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आ जाते हैं, इतने वोट्स या इससे ज्यादा, तो डायरेक्टर रिमूव नहीं किया जाएगा अपॉइंटेड डायरेक्टर। अपॉइंटेड का इसलिए तरीका आपको पता है डिफरेंट, उन्होंने फॉर्मूला बताया क्योंकि आपको पता है कि वो डायरेक्टर इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि जी पिछले व लास्ट वाले डायरेक्टर ने कितने वोट्स दिए थे, उससे अगर कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो ये एक अनजस्टिस हो जाएगा। तो हमने एक अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के लिए तरीका ये अलग कर लिया कि हम अपॉइंटेड डायरेक्टर को जब रिमूव करेंगे तो उसमें हम वो फॉर्मूला देख के, और ये बेंचमार्क होगा हमारा। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। हमारे सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी आपके चैप्टर का पावर्स, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसी डेजिग्नेशन है जहां पे आपको पूरे कंपनी का इख्तियार मिलता है, कुछ आपकी पावर्स हैं। अब जब आपको एक इख्तियार दिया जाता है किसी इंसान को, आप कह लें कि जब अथॉरिटी दी जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, फिर उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। जितना उस एक इंसान को अथॉरिटी ज्यादा दी जाएगी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आएंगी। तो डायरेक्टर के पास अगर पावर है तो उस पर लॉ ने ज्यादा कुछ ड्यूटीज भी लगाई हैं। क्योंकि इनको पावर ज्यादा मिली हुई है तो ये हो सकता है इतनी पावर का गलत इस्तेमाल करें या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ही ना करें, और एक पूरे कंपनी का कंट्रोल इनके पास है। एक तरह से कंपनी को जिस तरह चाहे चला सकते हैं इजीली, मतलब कह लें कि जी, क्योंकि मेंबर्स रोज रोज आके इंस्पेक्शन वगैरह और ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होते, तो इन्हें ट्रस्ट करके बिठाया होता है। इसलिए पहले लॉ कहते हैं कि मैं जरा आपको बता देता हूँ आपकी पावर्स क्या हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ आपकी ड्यूटीज क्या हैं, और आगे मैं आपको बताता हूं कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर ही नहीं सकते। देखिए, पावर और लिमिटेशन में फर्क है। पावर है कि वो चीज ऑथोराइज कर रहा है आप किसी चीज को कि ये काम आप कंपनी के कर सकते हैं। ड्यूटीज में कहा कि जब आपको पावर मिली जाएगी तो आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होंगी, कुछ आपके फराइज भी हैं जो आपने सर अंजाम देने हैं, वो ड्यूटीज में आ गई। लिमिटेशंस में कहा कि आपको अब ये जो अथॉरिटी दी गई है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है, ये पावर है, आप ये पूरी कंपनी है फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर को पावर दी गई इतनी, तो कहा जी कि ये जो आउटसाइड एरिया ये आपकी लिमिटेशन है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते चाहे आप डायरेक्टर हैं, तो ये लिमिटेशन है, ये आपको पावर दी गई है, और साथ ही आपकी इसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ आप कह लें कि जी ड्यूटीज भी हैं, और ये एरिया आप कह लें कि जी लिमिटेशंस हैं। तो कुछ काम डायरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनको हम जरा सेपरेट देखेंगे, पावर्स अलग होंगी, ड्यूटीज अलग होंगी, और लिमिटेशंस जो हैं डायरेक्टर्स की वो अलग हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम पावर्स पे। अच्छा जी, ये एक बहुत कह लें कि जी आसान टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर में। आसान इन सेंस ये कि इस पे इतनी कोई चीज़ें जो हैं वो डिटेल आपको टेक्निकलिटीज नहीं चाहिए होगी।
ये सिंपल आप बुक से भी पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है, लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यूज हुई हैं न्यू, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी मेजरली। पावर्स, क्योंकि आपको पता है हमने ये देख लिया कि पावर्स का मतलब कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज होंगी जो डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं बीइंग अ डायरेक्टर। सबसे पहले तो आपको पता है कि डायरेक्टर ओवरऑल मैनेजर्स हैं कंपनी के बिजनेस के, तो उन्हें बहुत ज्यादा डिसीजंस और की पावर दी गई। ठीक है, ये हमें तो पता ही है। जितनी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई और रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के चलाने तक शुरू दिन से डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। ठीक है, पहले फर्स्ट डायरेक्टर आए, फिर वो रिटायर हुए, फिर डायरेक्टर इन एनी केस कंपनी के एवरी टाइम होंगे, ये एक लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो एक्ट ही आगे आपको बताता है। अब ये जो हम पावर पढ़ने लगे हैं पावर्स, ये एक्ट्स आपको बता रहा है कि कुछ पावर्स हैं जो वेस्टेड इन मेंबर्स और वेस्टेड इन डायरेक्टर्स बाय एक्ट। अब ये जो हम पावर्स देखेंगे, ये सारी की सारी पावर्स डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करेंगे अपनी बोर्ड मीटिंग में। ये पावर्स सिर्फ एक डायरेक्टर अकेला एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जब डायरेक्टर की बात की है तो वो डायरेक्टर से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर पूरी कंपनी के 7 डायरेक्टर्स हैं तो ये 7 के 7 डायरेक्टर्स की बात हुई है। इन 7 के 7 डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसीजन लेना है। अब आपको पता है कंपनी का कोई भी डिसीजन किया जाएगा तो उसमें 2 तरह की मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, या तो बोर्ड मीटिंग्स या फिर जनरल मीटिंग। और जो कि आपको पता है जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग होती है और बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अब हर मामला जनरल मीटिंग में नहीं जाता। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो लॉ ने कहा कि आप अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएं, डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग बुलाएं और वहां पे पास कर लें। और आपने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में सब डायरेक्टर्स के पास एक वोट होता है, वहां पे कोई इस तरह की शेयर होल्डिंग और इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होगी कि इसके पास इतने वोट्स हैं, वहां सबके पास एक वोट है। और आपको पता है डायरेक्टर्स की जब मीटिंग हो रही होगी और वहां पे मेजरली जो भी रेजोल्यूशंस पास होंगी बाय मेजोरिटी से पास होंगी। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कि ये 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स एग्री करें, 21 दिन का कम से कम नोटिस दिया हो, ये चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉ कहता है कि यूजुअली डायरेक्टर्स जो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे वो क्या करेंगे, बोर्ड की मीटिंग बुला के सिंपल अपनी रेजोल्यूशन पास करें। रेजोल्यूशन चाहे डायरेक्टर की मीटिंग में हो या जनरल मीटिंग, वो होती रेजोल्यूशन ही है। कोई भी डिसीजन पास हो वो होता तो रेजोल्यूशन ही है। लेकिन अब फर्क कहां से आता है कि वो बोर्ड मीटिंग में हो रहा है या जनरल मीटिंग में हो रहा है। तो लॉ कहता है कि कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही तय करके आराम से पावर्स एक्सरसाइज की जा सकती हैं और मामला तय किए जा सकते हैं। उसके लिए मेंबर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ मामला जो हमने पहले भी डिस्कस किए, जनरल मीटिंग वाला, जब हम मीटिंग्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग में जनरल मीटिंग बुलाई। एजीएम के 4 मैटर्स हैं वो डिस्कस करने के लिए, नेम चेंज करना है, आर्टिकल्स चेंज करने हैं, ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज चेंज करनी है, शेयर्स पे वोटिंग राइट्स चेंज करने हैं। ये सारे ऐसे काम हैं जो डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में सिंपल नहीं कर सकते। उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है और मेंबर्स को बुलाना भी जरूरी है, मेंबर्स की मीटिंग जरूरी है। वो मैटर्स तो हमने देख लिए, वो जनरल मीटिंग की बेसिकली एग्जाम्पल थे। अब जो मैटर्स बताने लगी हूं मैं वो सारे के सारे मैटर्स बोर्ड मीटिंग के हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन मैटर्स जो कि मैं बाद में मेंशन कर दूंगी। पहला तो मैटर जी के शेयर्स इशू करना ये मेंबर्स का फैसला नहीं होता, ये डायरेक्टर्स का फैसला होता है। वो शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो कर लें, वो देखें कंपनी को पैसे की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, वो शेयर्स इशू करना चाहते हैं या कंपनी की कोई भी और सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं, डिबेंचर, जिसको मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि शेयर जैसे एक होता है इक्विटी सिक्योरिटी होती है, डिबेंचर इक्विटी सिक्योरिटी नहीं होती बल्कि इट्स अ टाइप ऑफ लोन सिक्योरिटी।
ये कंपनी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है। इन्होंने कल को डिबेंचर्स जिन्होंने लोगों ने खरीदे हैं इनके, ये वापस लेके उनको पैसे सबको वापस करने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जाते हैं, जबकि शेयर्स पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके, शेयर्स इशू करके पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, ये कोई भी अदर रिडीमेबल कैपिटल, ये भी हमने वर्ड चैप्टर 19 में सीख लिया था। या फिर अगर किसी बैंक से मनी बोरो करना चाहते हैं, या जो कंपनी के फंड्स हैं, पैसे हैं, उन्हें किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट मतलब कि जी पैसे आए, अब पड़े पड़े तो फालतू ज़ाया हो रहे हैं, इन्हें या तो किसी सेविंग बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करा दें, ओपन करके अकाउंट, ताकि वहां पे इंटरेस्ट आता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे और पैसे जो है वो डबल हो जाए। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए जाए और वहां से फिर प्रॉफिट आए, फर्दर डिविडेंड आए, फिर उस शेयर्स को बेच दिया जाए जब उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। या और बॉन्ड्स खरीद लिए जाए, या कुछ कहीं भी और कोई एसेट परचेज कर लिया जाए एक, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट होता रहे। तो कंपनी जो है वो फंड्स भी इस तरह इन्वेस्ट कर सकती है दूसरी कंपनीज में भी, और दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद के भी, लिस्टेड सिक्योरिटीज खरीद के, और इस तरह से भी प्रॉफिट अर्न कर सकती है, रिटर्न कमा सकती है। तो ये डायरेक्टर्स का डिसीजन होगा, इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड सिंपल डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करें, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजों में यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पावर्स लिखी हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस चीज पे कि ये जो रेजोल्यूशन लिखी है ये रेजोल्यूशन से मुराद जनरल मीटिंग, तो ये बिल्कुल जनरल मीटिंग नहीं है। हम जब इसे पढ़ेंगे भी तो वो लिखा गया है कि फॉलोइंग पावर्स, हम इसको बुक से देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आइए, सर्टेन पावर्स के पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन आप कह लीजिए, डायरेक्टर्स शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने बात की कि डायरेक्टर के पास जो कि पावर है वो देखेंगे कंपनी को पैसों की जरूरत है कि नहीं है, शेयर्स इशू करने हैं या लोन लेना है, क्या करना है। उनके पास लोन लेने की ऑब्वियसली पावर है, तो अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो अगेन रेजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग की, और मेजोरिटी अगर कहते हैं कि जी लोन ले लेना चाहिए हमें बैंक से या कहीं से भी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो लोन ले लेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर सपोज एक डायरेक्टर जो है, एक पर्सन जो डायरेक्टर है एक ऐसी कंपनी का जो इटसेल्फ एक बैंक है, ठीक है, क्योंकि ये बैंक जो है ये भी कंपनीज ही हैं ऑब्वियसली, बस क्या कहते हैं कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, इन्हें हम बैंकिंग कंपनीज कह देते हैं। तो बैंकिंग कंपनीज के भी डायरेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका लोग कहता है कि अगर जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं और वो उनका तो काम ही यही है कि वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं और दूसरों के अकाउंट्स ओपन करके वहां पे जो है उनके अकाउंट्स उनके अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और बाद में रिटर्न कर देते हैं, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं अकाउंट होल्डर से, ठीक है, और या फिर आप प्लेसमेंट कर रहे हैं अपने ही फंड्स की दूसरे बैंकिंग कंपनीज में, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये आप कोई लोन ले रहे हैं, ये लोन की कोई टाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बैंक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका नॉर्मल रूटीन बिजनेस क्या है कि जिससे वो बिजनेस करती है एक कंपनी, बैंक का वो नॉर्मल काम यही है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नॉर्मल जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग करना। सपोज एक प्रोडक्ट है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। एसेट परचेज करना, सेल करना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ, एक दो दफा अगर कंपनी कोई एसेट परचेज करती है या सेल करती है तो इट्स अ वन ऑफ ट्रांजैक्शन, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो आप डिफरेंट जो है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, इंश्योरेंस करके देना, लोगों को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी
डिफरेंट चीज़ों की इंश्योरेंस करना, प्रीमियम रिसीव करना, ठीक है जी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे एजुकेशन का नॉर्मल जो है ट्रेड ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई एसेट परचेज करता है, ये एसेट सेल करता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि अब इसने यहाँ से सेल किया तो अब इसका ये भी बिजनेस है? नहीं, वो एक वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, वहां से भी एक रेवेन्यू का एक जो है कह ले सोर्स क्रिएट हुआ, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो इट्स ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ बिजनेस है। इसी तरह बैंक की जब बात की, तो बैंक जब एक बैंकिंग कंपनी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है कस्टमर से, और या फिर अपने जो उनके फंड्स हैं वो दूसरी कंपनीज में एज अ डिपॉजिट इन्वेस्ट करती है या रखवा देती है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उसने लोन किसी को दिया है या लोन लिया है। ये तो एक उसकी नॉर्मल जो रूटीन है, बिजनेस है, उसका पार्ट है, ठीक है, ओके। इसके अलावा लोन ऑब्टेन कर सकती है, ये लोन दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करने की पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इसके अलावा आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एनुअल, जो कि अप्रूव कौन कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एनुअल हैं या पीरियोडिकल हैं। अब यहाँ पे जो पीरियोडिकल का वर्ड है वो दो अकाउंट्स के लिए यूज हुआ है। क्वार्टरली अकाउंट्स भी बन रहे होते हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली अकाउंट्स बन रहे होते हैं। एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है, तो 3-3 महीने बाद भी अकाउंट्स बन रहे होते हैं लिस्टेड कंपनी में। फिर आपके कह लें कि जी सेमी एनुअल अकाउंट्स होते हैं या 6 मंथली अकाउंट्स आप उन्हें कह लें, मतलब 6 महीने बाद भी अकाउंट्स बनते हैं, तो इसको पीरियोडिकल अकाउंट कह दिया, मतलब इसका पीरियड स्पेसिफाई नहीं है। तो क्वार्टरली और 6 मंथली ये दोनों ही पीरियोडिकल अकाउंट्स में आते हैं। तो कहा जी के डायरेक्टर के पास पावर है, डायरेक्टर्स के पास पावर है, डायरेक्टर नहीं बोला, एक डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो एनुअल अकाउंट्स अप्रूव करेंगे और क्वार्टरली और 6 मंथली अकाउंट्स अप्रूव करेंगे। ऑब्वियसली वो एजीएम में रखेंगे, कौन से एनुअल अकाउंट्स ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऑथोराइज और फर्स्ट सबसे पहले प्रेपरेशन और साइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर साइन नहीं करेंगे, उसको अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ही ऑडिटर के पास जाएंगी, ठीक है, ना ही तब तक उसका ऑडिट कंप्लीट होगा और ना ही उसको मेंबर्स अप्रूव करेंगे, क्योंकि मेंबर्स कहते हैं कि जी पहले डायरेक्टर्स जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो खुद तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको साइन करके उसको अप्रूव करें, माने कि ये हमने प्रिपेयर किए हैं, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अच्छा जी, एक टर्म यूज हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो तो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पता होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लें कि जी जो आपके विद इन 1 ईयर आपको फायदा देता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी मैं एक आसान सी डेफिनेशन करूं तो ये कि आपको 1 साल का फायदा नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा दिनों का वो आपको फायदा देता है। ये यूजुअली ऐसी चीजें होती हैं, एसेट आप परचेज करते हैं कोई, वो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कहा जी के डायरेक्टर के पास ये भी पावर है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इनकर कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोई अगर कोई एसेट परचेज करना है तो जाके मेंबर से ही अप्रूवल लें पहले। इसके अलावा लीज पे कोई एसेट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, लीज आप पढ़ेंगे जाके, कहने की जी अभी इसको आसान लफ्जों में कहूँ तो किस्तों पे चीजें पेमेंट करना किसी चीज की, लीजिंग ऑब्लिगेशन कह देते हैं इसे, लीज पे चीज लेना यानी कि किस्तों पे चीजें लेना इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये भी उनके पास एक पावर है। अमाउंट बता दी कि अगर वो ₹1 मिलियन से ज्यादा की लीजिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपल इसके लिए शायद डायरेक्टर की अप्रूवल की भी जरूरत ना हो, अगर ये एक्सपेंडिचर 1 मिलियन से एक्सीड ही ना करे तो वो फिर डिसीजन बाय डिपार्टमेंट जो है
डिपार्टमेंट अप्रूव कर दें तो वो उस तरह से एक पॉलिसी चलेगी। लेकिन अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 मिलियन से एक्सीड करता है या लीजिंग ऑब्लिगेशन 1 मिलियन से एक्सीड करती है या फिर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करना है जिसकी नेट बुक वैल्यू 1 मिलियन से एक्सीड करती है, इन सब के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। कहने का मकसद ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे या एसेट डिस्पोज करेंगे जिसकी बुक वैल्यू 1 मिलियन है। ये बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे इंट्रो टू अकाउंटिंग में ही। एक डेप्रिसिएशन का वर्ड है कि एक एसेट जो है जैसे जैसे यूज होता रहता है तो उसकी साल में यूज होने के बाद उसकी वैल्यू अब इतनी रह जाती है, तो वो वैल्यू जो बाकी बच रही होती है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। तो कहा जी कि जब आप कोई एसेट परचेज सेल करने लगे और देखा जी कि इसकी वैल्यू अभी 1 मिलियन से ज्यादा है, तो वो एसेट सेल करने से पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये उनको पावर्स दी गई है बेसिकली कि कंपनी में जो छोटे मोटे मामला होते हैं हर मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल जरूरी नहीं है, जिस तरह हर मामले के लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक हायरार्की चलती है बेसिकली। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आपको पता है कि सीईओ आता है, उसके बाद डायरेक्टर्स और इसके साथ ही अदर ऑफिसर्स, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर जो आगे हम देखेंगे। फिर इन्हीं के नीचे ही वो कहने के लिए हायरार्की में भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेम हो जाए। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। इस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आप कह लें कि पूरा काफी ज्यादा एम्प्लॉयज बैठे होते हैं। फिर इस एम्प्लॉय का एक हेड, इस डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। ये सारे एम्प्लॉयज मिलके कह लें कि जी एक ऑपरेशन का पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ऑपरेशन में। डिपार्टमेंट 2, अब ये मैं कोई एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे सेल है, ये परचेज है, ये एचआर है। तो कंपनी में इस तरह डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये सारा कंपनी को जो भी मैनेज कर रहे हैं, कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स और ये सारे ऑफिसर्स मिलके। मेंबर्स साइड पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आएंगे कभी कभार, उन्हें ये आगे प्रोसीजर वगैरह देख लेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजरली जाहिर सी बात है ये कुछ लोग एंट्रियां कर रहे होंगे, एंट्रियों के बाद फिर वो चीजें जनरल लेजर तक पहुंचेंगी, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फिर वो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और इन द एंड डायरेक्टर्स इसे अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर्स पहले खुद अप्रूव करेंगे और देन चीज मेंबर के पास जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देखिए 100 तरह के मामलात हैं जो कि हर मामले के लिए डायरेक्टर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टर के और बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने होंगे कंपनी ने, कि स्ट्रैटेजी सोचनी होगी कि बिजनेस किस तरह से करें, और इस तरह के बड़े बड़े मामलात में पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टर्स। तो बाज़ औक़ात छोटे छोटे मामलात में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसलिए कहा गया कि जो जिसकी ₹1 मिलियन से वैल्यू एक्सीड करती है तो उसके लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा आप कह लीजिए लीजिंग ऑब्लिगेशन का हमने कह दिया। फिर है जी एक कंपनी है जिसके इस कंपनी ने, ये जैसे ए लिमिटेड है, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है ए लिमिटेड। हम इस कंपनी से रिलेट करते हैं, मतलब हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। इस ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के कोई 40% शेयर्स खरीदे हुए हैं। पता चला कि बी लिमिटेड की वर्थ बढ़ रही है, बिजनेस बड़ा अच्छा है, तो डायरेक्टर्स ने कहा क्यों ना बी लिमिटेड पे कंट्रोल हासिल किया जाए। कंट्रोल आपको पता है कैसे आएगा, होल्डिंग कंपनी की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो ये ए लिमिटेड के नाम पे शेयर्स खरीदे जाएंगे बी लिमिटेड के 40 से, ताकि ये ज्यादा हो जाए, ताकि मोर देन 50% से ये ज्यादा हो जाए, मोर देन। ठीक है, फिर ये इसकी होल्डिंग कंपनी बनेगी, और जब ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बनेगी तो डायरेक्टर्स के पास भी पावर आ जाएगी इस बी लिमिटेड को कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे कहा गया जी कि अगर आपने, अब ये जब आप किसी कंपनी पे कंट्रोल लेते हैं, इसको कहते हैं जी टेक ओवर करना। आपने किसी कंपनी पे टेक ओवर कर लिया, ठीक है, जब उसके शेयर्स की, एक कंपनी की शेयर्स बेसिकली सारी उसकी वर्थ होती है। एक बंदे के पास उस कंपनी के सारे शेयर्स आ गए, अब वो अकेला बंदा मालिक हो गया उसका,
आपको पता है कि डायरेक्टर्स कंपनी के मालिक नहीं होते, डायरेक्टर सिर्फ चलाने वाले होते हैं, उनको उनकी रेम्यूनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, दैट्स इट। लेकिन जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के मालिक ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज नहीं होते, डायरेक्टर्स नहीं होते। ठीक है जी। तो ये जी अगर किसी कंपनी को का टेक ओवर करना है या कंट्रोलिंग या सब्सटेंशियल टेक लेना है किसी दूसरी कंपनी में, तो ये डिसीजन भी कौन करेगा? डायरेक्टर करेंगे। फिर एक आपको पता है 2 तरह के डिविडेंड है, इंटरिम और फाइनल। हमने देखा था कि फाइनल डिविडेंड में नो डाउट डिक्लेयर डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन अप्रूवल मेंबर्स की जरूरत होती है। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है उसके लिए कोई मेंबर्स की जरूरत नहीं है। तो इंटरिम डिविडेंड सिंपल अपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स डिक्लेयर भी कर सकते हैं और जो भी डेट वगैरह है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मेंबर्स को ये डिविडेंड दिया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड के लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा फिर है जी, अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है, अपनी कंपनी के साथ, मतलब हम हैं ए लिमिटेड, इस ए लिमिटेड के 7 डायरेक्टर्स हैं, ये एक लिस्टेड कंपनी है सपोज, जिसमें से एक डायरेक्टर है मिस्टर अकमल। ए लिमिटेड कोई चीज खरीदना चाहती है, जैसे कोई सी एसेट की जरूरत है या कोई गुड्स वगैरह की जरूरत है ए लिमिटेड को किसी रॉ मटेरियल की, तो ये मिस्टर अकमल कहता है कि आपने बाहर से जरूर खरीदने हैं, मेरा भी अपना अलग से बिजनेस है रॉ मटेरियल का। ऑल्दो हमारी कंपनी ये रॉ मटेरियल का बिजनेस नहीं करती, लेकिन चूंकि परचेज करने की जरूरत है तो आप मेरे बिजनेस से रॉ मटेरियल परचेज कर लें। तो मिस्टर अकमल अब यहाँ देखिए, जहां पे वो डायरेक्टर है यहीं उसी कंपनी के साथ वो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है। तो लॉ कहता है कि अगर एक डायरेक्टर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है या फॉर एग्जांपल कंपनी को लोन की जरूरत होती है, तो बैंक में जाने की बजाय बैंक ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो इन्हीं में से कोई डायरेक्टर कहता है कि आप बैंक से जरूर पैसे लेने हैं, आप मुझी से लोन ले लीजिए। ठीक है, तो वो लोन कंपनी को एक तरह से लोन दिया जाएगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये एक तरह की ट्रांजैक्शन है। तो जब भी कोई डायरेक्टर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने में इंटरेस्टेड होगा या करना चाहता है, तो इस केस में आपको क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। यानी कि बाकी डायरेक्टर्स जब तक इसको अलाउ नहीं करेंगे, रेजोल्यूशन पास करके उसको डिसीजन नहीं करेंगे, तब तक मिस्टर अकमल और ए लिमिटेड की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अच्छा जी, मिस्टर अकमल कहते हैं कि मेरे पास तो रॉ मटेरियल नहीं है या मेरे पास तो लोन नहीं है, लेकिन हाँ मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे 2-3 लोग और पार्टनर्स हैं और मैं भी पार्टनर हूं, तो आप मेरी पार्टनरशिप फर्म से लोन ले लीजिए। अगेन लॉ कहता है कि चाहे आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या फिर एक ऐसी पार्टनरशिप के साथ कंपनी ट्रांजैक्शन करने जा रही है जहां पे कोई डायरेक्टर पार्टनर है, तो यहां अगेन ये ट्रांजैक्शन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। ओके, मिस्टर अकमल कहते हैं कि मेरे पास तो लोन नहीं है। तीसरी सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं, एक तीसरा सिनेरियो। मिस्टर अकमल कहता है मेरे पास तो लोन नहीं है, हाँ मेरी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वहां पे भी मैं डायरेक्टर हूँ और मेरी कंपनी तो ये रॉ मटेरियल्स ही मैन्युफैक्चर करती है, आप वहां से ले लें। तो इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर लें, इस प्राइवेट कंपनी के साथ। लॉ फिर से कहेगा कि अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रही है जहां पे ये डायरेक्टर है, मतलब ये डायरेक्टर ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो अगेन इस ट्रांजैक्शन के लिए दूसरे डायरेक्टर्स की जरूरत है, उसकी अप्रूवल की जरूरत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। यहाँ पे ये सारी चीजें इसलिए कही गई कि देखिए, अगर यहाँ पे बाकी डायरेक्टर्स की अप्रूवल नहीं ली जाएगी, ये खुद ही ट्रांजैक्शन कर लेगा, तो यहाँ इस डायरेक्टर का अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये क्योंकि बिजनेस इसका है, ये प्राइवेट कंपनी इसकी अपनी है, तो हो सकता है कि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट या मेंटेन ना रख पाए कंपनी के साथ।
तो फिर इस केस में ये होता है कि जब वो बाकी डायरेक्टर से अप्रूवल लेने जाता है तो बाकी डायरेक्टर्स फिर बकायदा सारी सिचुएशन देखते हैं और हो सकता है कि वो उस डिस्कशन में, उस पार्टी, उस मैटर में, उस ट्रांजेक्शन में मिस्टर अकमल साहब को इन्वॉल्व ही ना होने दें। ठीक है, तो ये आगे हम डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी चीजें जाके देखेंगे। अच्छा जी, फिर एक है मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनती हैं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन होते हैं। वो उसके काफी लोग यूजर्स होते हैं, बैंक्स, गवर्नमेंट, उसके शेयर होल्डर और वट एवर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अमाउंट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन। हमें कैसे पता चले कि ये 1 मिलियन यूजर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? एक ट्रांजैक्शन है, एक एसेट है फॉर एग्जाम्पल जिसकी वैल्यू है 1 मिलियन। इसी तरह एक एसेट है जिसकी वैल्यू है 10,000। एक एसेट है जिसकी वैल्यू है 1.5 मिलियन। अब इन तीनों केसेस में मुझे बताइए, इन तीनों एसेट में से किस एसेट की वैल्यू इममटीरियल है? यकीनन आप 10,000 कहेंगे, इसकी अमाउंट बहुत थोड़ी है, तो आप कहेंगे जी इममटीरियल। लॉ कहता है, लॉ में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो ऑडिट में मटीरियलिटी की डेफिनेशन है। तो ऑडिट क्या कहता है? जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के कहते हैं कि ये जो मटीरियलिटी है ये आप ऐसी अमाउंट देख के डिसाइड नहीं करेंगे। ये मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट यूजर के हिसाब से डिफरेंट होगा। मटीरियलिटी बेसिकली ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो कि यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर दे। तो कोई अमाउंट एक यूजर के लिए कितनी मटीरियल है, ये हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, उसका प्रॉफिट देख के आइडिया लगाएंगे कि अगर कंपनी 10 मिलियन का प्रॉफिट कमाती है तो हो सकता है कि 1 लाख इस कंपनी के लिए इममटीरियल हो। एक कंपनी जो कि 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाती है तो इसके लिए 1 लाख मटीरियल होगा और हो सकता है कि 5,000 इममटीरियल हो। तो ये डिपेंड्स अपॉन एवरी कंपनी के क्या है। यहां पे बताने का मकसद ये है कि अगर डायरेक्टर्स कोई अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राइट ऑफ करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि डेटर्स होते हैं, आपके कंपनी के डेटर्स होते हैं, डेटर्स अब पैसे नहीं दे रहे तो वो बैड डेट बन गए हैं। अगर वो बैड डेट्स बन गए हैं तो जाहिर सी बात है उस डेटर को आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल देना है। अगर वो तो सिर्फ 10,000 तक के हैं तो देखा जाएगा कि कंपनी की वर्थ कितनी है, क्या ये अमाउंट मटेरियल है। अगर तो मटेरियल है तो लॉ कहता है कि इसकी अप्रूवल लोगे आप बोर्ड से, और अगर ये अमाउंट इममटेरियल है तो आपको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने बैड डेट, इसको कहते हैं जी राइट ऑफ करना, अगर आपने बैड डेट राइट ऑफ करना है या इन्वेंट्री कंपनी की राइट ऑफ करनी है, कोई स्टॉक है जो कंपनी का ऑब्सोलीट हो गया है या खराब हो गया है और उसने दिखाना है कि अब हमारे पास चूंकि ये एसेट अब फिजिकली ठीक ही नहीं है इन्वेंट्री, तो हम इसे अपनी बुक से भी निकाल देते हैं। तो लॉ कहता है कि देखिए अगर इस इन्वेंट्री की वैल्यू मटेरियल है तो आपने इस अमाउंट को राइट ऑफ करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद ये है जी, कंपनी ने कोई गुड्स सप्लाई की थी किसी कस्टमर को, जो कि खराब थी, डिफेक्टिव थी। कस्टमर ने केस कर दिया कि खराब चीजें भेजी हैं और मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मैंने ऐसे ही आगे चीजें भेज दी, अगली पार्टी ने मुझे पैसे नहीं दिए और इस तरह से काफी नुकसान हुआ। तो इसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में और कहा जी मुझे डैमेजेस पे किए जाएं। एक लीगल एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर बताता है कि जी ये केस आपको बड़ी हैवी पेनल्टी लगने वाली है,
तो जरा तैयार रहें, ठीक है। फिर कुछ ऐसे केसेस हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मुझे नजर आ रहा है कि कस्टमर के पास इतनी है ही नहीं, पावर ही नहीं है, ये आपके खिलाफ मजीद अपील तक जाए, या मुझे लगता है कि कोर्ट का डिसीजन आपकी शायद फेवर में ही हो। तो लॉ कहता है अगर डायरेक्टर्स ने ये टर्म्स डिसाइड करनी है कि कोई लॉ सूट किसी के अगेंस्ट किया हुआ है वो खत्म करना है, या कोई डैमेजेस किसी को पे करने हैं, या कंपनी की वो चाहे फेवर में है, कंपनी को कहीं से पैसे आ रहे थे, या कंपनी ने किसी के खिलाफ केस फाइल किया था लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी केस वापस लेंगे, तो ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस आप टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप वो लॉ सूट रिड्यूस करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, तो लॉ कहता है कि यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉ सूट आप खत्म करने लगे हैं तो आप अकेले नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी अदर स्पेसिफाइड मैटर जो लॉ कह देता है आपको कि जी ये डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, जनरली ये कुछ चीजें हैं ये डायरेक्टर्स की पावर्स में आती हैं कि डायरेक्टर्स ने ये अप्रूव करनी होती हैं, उनके पास ये पावर है बेसिकली कि वो ये राइट्स शेयर्स इशू कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बोनस अप्रूव कर सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड इशू कर पे कर सकते हैं। इसके अलावा बैड डेट राइट ऑफ करने की पावर अगर वो मटेरियल अमाउंट है, इन्वेंट्री राइट ऑफ अगर वो मटेरियल अमाउंट है, कोई लॉ सूट जो कंपनी की फेवर में है और वो खत्म करने जा रहे हैं या रिड्यूस करने जा रहे हैं, और अगर वो मटेरियल है तो आपको वो लॉ सूट खत्म करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। अच्छा जी, ये सारी हमने पावर्स देखी कि जो कि डायरेक्टर सिंपली अपनी रेजोल्यूशन पास करके एक्सरसाइज कर लेंगे। अब लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिनको एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की भी जरूरत है, वो ये डिसीजन अब अकेले नहीं कर सकते। देखिए ये कुछ डिसीजन ऐसे थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक थे, कुछ डिसीजन ऐसे थे कि जी अच्छा शेयर्स इशू करने हैं, ओके इट्स फाइन, कोई कंपनी के एसेट इतने लूज नहीं हो रहे, ठीक है। तो कुछ पावर्स तो डायरेक्टर्स को दी गई, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी हैं लॉ ने कहा आप अकेले नहीं करेंगे, इसमें अब आपको मेंबर्स से भी अप्रूवल लेनी है। पावर हाँ जरूर आपके पास है, लेकिन जब तक मेंबर नहीं अब उसको अप्रूव करेंगे तब तक आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। और वो कहा जी स्पेसिफिकली ये कंडीशंस या 3 जो अभी मैं मैटर्स बताने लगी हूँ वो पब्लिक कंपनी के लिए हैं। अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें ये मैटर्स जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स खुद ही कर लें, क्योंकि वो तो घर की बात है। एक पब्लिक कंपनी है उसमें फिर मेंबर्स आपको पता है ज्यादा होंगे, प्राइवेट में आपको पता है 50 से कम होते हैं, मेंबर्स ज्यादा हैं तो अब वो कहते हैं जी पब्लिक कंपनी है और अगर वो लिस्टेड है तो अब वो घर की बात तो बिल्कुल नहीं रही। तो पब्लिक कंपनी के लिए कुछ पावर्स वो एक्सरसाइज करेंगे इन देयर मीटिंग ओनली ऑन कि अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने उसको ऑथराइज कर दिया। पहले तो कहा जी कि अगर आप सेल करना चाह रहे हैं या लीज करना चाह रहे हैं या फिर आप कुछ भी डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, डिस्पोज ऑफ भी कहते हैं सेल करने को ही कहते हैं। क्या डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, सेल या लीज करने जा रहे हैं, एसेट्स। और एसेट्स में भी अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, व्हीकल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये व्हीकल्स एक क्लास है, इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास है एसेट्स की, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एक क्लास है, तो डिफरेंट क्लासेस हैं। कहा जी अगर आप किसी क्लास के एसेट्स सेल करने जा रहे हैं या डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं या लीज करने जा रहे हैं और जो कि आप कहें उसका टोटल करें, उसकी वैल्यू का वो 25% या मोर बनता है। टोटल उस क्लास के अगर आप टोटल व्हीकल्स करें, उन सब की वैल्यू देखें, टोटल वैल्यू निकालें और जो साइज आप जितने एसेट्स की जो वैल्यू है वो डिस्पोज ऑफ जो करने जा रहे हैं वो अगर हम निकालें तो वो इन टोटल एसेट्स का 25% बनता है।
तो लॉ ने कहा कि अगर आप ये काम करने जा रहे हैं, एक क्लास ऑफ एसेट्स का 25% जिसकी वैल्यू बनती है टोटल एसेट्स की, उस क्लास के टोटल एसेट्स की, तो आपको मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है पहले, और देन आप अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन में वो पास करके तो ये डिसीजन ले लें। अब यहाँ पे ये जो 25% ये काउंट करना है, ये कैसे करना है? तो कहा जी कि जो लास्ट जो भी अकाउंट्स बने होंगे लास्ट, लेकिन वो ऑडिटेड होंगे, ठीक है, उसपे जो वैल्यू असर्टन की होगी वो ऑडिटर ने असर्टन की होगी, बकायदा वेरीफाई की होगी। तो लास्ट ऑडिटेड प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वहां पे जो वैल्यू आ रही होगी आपने टोटल करके देखना है, और उस क्लास की जितने भी आप एसेट्स को डिस्पोज करने जा रहे हैं उसकी परसेंटेज देखिए कि वो टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है। अगर वो 25% ये से ज्यादा है तो रुक जाइए, अब आपको ये एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने से पहले मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ पे भी लॉ ने एक एक्सेप्शन बताई, आपको पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन कहा कि अगर एक कंपनी का बिजनेस ही व्हीकल सेल करना या परचेज करना हो, फिर क्या होगा? फिर तो उसका नॉर्मल, इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बन जाएगा। तो ये तो फिर ये होगा कि शायद 50% तक वैल्यू भी सेल या डिस्पोज ऑफ हो रही हो। तो फिर लॉ ने कहा कि अगर तो कंपनी का बिजनेस ही यही है तो फिर जरूरत नहीं है। फिर अगर ये डायरेक्टर्स सेल करना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं उस क्लास की 25% या 50%, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस है जी, जैसे सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपनी व्हीकल्स बेच रही है या अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेच रही है, उसका प्लांट एंड मशीनरी सेल परचेज करना बिजनेस नहीं है। उसका बिजनेस करना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स की प्रोडक्शन करना। लेकिन अगर वो सेल कर रही है इतने 25% तक मशीनरी की जो वैल्यू है टोटल वैल्यू का, तो अब यहाँ पे उसको मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। अब वो ये काम अकेले नहीं कर सकती क्योंकि 25% वैल्यू ऑफ दैट क्लास इज मच मोर।